वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है लेक्चर नंबर 4, यानी बेसिकली पार्ट नंबर 4, जिसमें हम रियल नंबर पढ़ रहे थे। आई होप कि आपने बाकी के पुराने लेक्चर्स जो देखे हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये लेक्चर जो है आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उनमें मैंने बेसिक्स भी समझाए हैं और पिछले कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि करने ज़रूरी हैं। तो आई होप कि वो लेक्चर्स आपने कर लिए हैं। लेट्स सी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर कर रहे हैं, एक बार दोबारा याद करा दें। और आज जो हम करने वाले हैं, एक मिनट में इसे जूम आउट कर देता हूँ। और जिनको लग रहा है कि कैसे करेंगे, मतलब हम होमवर्क कैसे करेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें, तो जो भी जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ आपको वीडियो के अपलोड होने के बाद, यानी होने के बाद आपको पहुँचा दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई होमवर्क होगा तो उसी के अंदर उसका सोल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको खुद को पहले ट्राई करना है और इस तरीके से जो है पढ़ना है। अब देखो, मैं कुछ चीज़ें बता दूं पहले ही। अभी वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले कुछ बातें करनी है वो बता दूं। तो बेसिकली जो पिछले 3 लेक्चर्स है वो यूट्यूब पर तो है ही, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सीधा, तो वो मैंने स्टोर पर भी डाल दिए हैं। यानी बेसिकली जो लिंक आपको दिया गया था कल, वो उसमें ढाले हुए हैं। उस लिंक पर आप जाके स्टोर पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, और जो सा भी पार्ट आपको डाउनलोड करना हो वो कर सकते हैं। तीनों करने तो तीनों कर सकते हैं, एक कोई सा पार्ट जो नहीं समझ में आया वो करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ना ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। लेट्स सी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेसिकली देखिए, मैं पहले पढ़ देता हूँ इधर क्या लिखा है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप कंपोजिट नंबर लेते हैं, फिर आपको उसको एक्सप्रेस करने जाते हैं, यानी एक्सप्रेस बेसिकली यहाँ पे उसका एलसीएम लेने जाते हैं, तो जब उसके फैक्टर बनेंगे वो सारे प्राइम नंबर के बनेंगे। यानी भले ही वो कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन जो उसके फैक्टर जो हैं क्या बनेंगे, प्राइम नंबर बनेंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं पता, तो आपको पिछले लेक्चर ज़रूर से देखने चाहिए। वो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं। अदरवाइज़ तो मैं एक्सप्लेन करना मेरे को अब सही नहीं लगता, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैं इन्हें बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई मेरी बात यहाँ पे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक कॉम्पोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी बेसिकली फैक्टर निकाल के दिखा सकते हैं उनके। और जो फैक्टर जो आएंगे, उनके फैक्टर जब आप निकालोगे, बेसिकली जो एलसीएम लोगे एक कॉम्पोजिट नंबर का, तो वो जो उसके फैक्टर जो बनेंगे वो प्राइम नंबर वाले बनेंगे, कॉम्पोजिट नंबर के। ठीक है, तो यानी कॉम्पोजिट नंबर भले ही है, लेकिन उसके जो फैक्टर जो बनेंगे वो प्राइम नंबर वाले बनेंगे। ठीक है, तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने 455 नंबर लिया, इसका सोल्यूशन किया। सोल्यूशन अगर करता हूँ मैं इसका, तो पहले मैं अगर इसका आंसर निकालूँ, तो आंसर 5 से पहले मैं अगर इसे डिवाइड करने जाता हूँ तो 45 आता है 9 पे, 5 आता है 1 पे, 91 हो गया। फिर 7 के टेबल में 91 आता है 13 पे, 13 आ गया। अब 13 हमको पता है ये प्राइम नंबर है, यानी ये सिर्फ खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था कि आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जिसे एलसीएम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, या तो ये फैक्टर ट्री का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आप 455 को आप 5 × 7 × 13 लिख सकते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं, या बचपन का भी याद है तो आपको पता होगा कि इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 455 के, अगर एक छोटा सा एग्जांपल। और ख़ास बात पता है क्या है, कि इसे आप जितने मर्जी तरीके से एलसीएम ले लो, अलग अलग नंबर से कोशिश करो ट्राई करने की, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिर में आपको 3 यही नंबर मिलेंगे इसके फैक्टर करने के बाद, हमेशा। कोई भी दूसरा आप नंबर ला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, 5, 7, 13 आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, 13 पहले आ गया, 7 बाद में आ गया, 5 और आखिर में आ गया, ऐसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन यही 3 नंबर आगे पीछे होके यही घूमते रहेंगे। ठीक है, अगर ये एग्जांपल में नहीं समझ में आता है कि भाई 455 तो काफ़ी बड़ा नंबर है, नहीं समझ में आ रहा, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 4 आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है जी, बढ़िया है। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, वेरी गुड, हमें पता है जी। अब 2 × 2 में आप कितना घुमा लेंगे जी, कितना, ये दोनों आपके क्या नाम है, प्राइम नंबर है, ये टू टू प्राइम नंबर होता है। अब ये दो तो टू है, इनको एक को आगे पीछे कर लो, दूसरे वाले को आगे ले आओ, बात तो वही पड़ गई, कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं इधर देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो बेसिकली यही बात है कि 2 को आप आगे पीछे करते रहिए, कुछ फर्क खास पड़ने वाला है नहीं।
ठीक है जी। मैं दोबारा बता दूं, अगर होमवर्क करने वाले हैं तो पीडीएफ जो है आपके घर पे प्रोवाइड, घर पे नहीं सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आता है चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी बेसिकली आपको बोला है कि आप एन के अंदर या एन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे आंसर जो है 4n का 0 आ जाए। तो कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछ रहे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक ही लाइन है, वो आपको याद रखनी है हमेशा। अगर आपको 0 एंड में लाने को बोल रहा है डिजिट के, तो आपको ये लिखना है फॉर एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 इट शुड हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी नंबर का 0 बनाना है एंड में, तो बेसिकली उसके फैक्टर जो है 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने आखिर में देखा कि 4n लिखा हुआ है, मतलब सॉरी क्वेश्चन में 4n लिखा हुआ है, और आपको पता है 4 को हम 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, जो कि ऊपर है, ये देखिए 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो 4n तो हमने देख लिया, तो अब इसको हम 2 लिख लूँ, 2 की पावर 2। ठीक है, और ऊपर n अलग से डाल दिया जो n क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, तो इधर जो हमें फैक्टर मिल रहा है वो तो सिर्फ 2 की पावर 2n मिल रहा है। 2 और n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको बेसिक्स अगर याद है 9th क्लास के, तो आपको पता हो गया होगा कि आप 2n लिख सकते हो इसको। ठीक है जी, तो ओके। तो अगर आप इसे 2n लिख सकते हो, तो आपको फैक्टर कौन सा मिला, आपको फैक्टर कहाँ देखना है मैं बता दूं आपको। नीचे वाला बड़ा नंबर जो है वो देखना है। पावर को फैक्टर बोलते हैं, पावर को फैक्टर नहीं बोलते हैं, सॉरी। नीचे जो नंबर होता है उसे फैक्टर कहा जाता है, पावर कभी भी फैक्टर नहीं होती है। ठीक है, तो नीचे तो सिर्फ 2 ही है, तो आपको जो है बेसिकली चाहिए क्या, अगर आपको 0 लाना है तो उसके फैक्टर 2 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एंड में 0 लाना चाहते हैं तो आंसर जो आपके फैक्टर होने चाहिए वो 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, 5 तो है ही नहीं, तो ये जो है 0 नहीं आएगा इससे। तो आपको लिखना है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n कंटेन्स ओनली 2। कंटेन यानी है, ओनली 2 यानी इनके पास सिर्फ 2 ही है, नीचे सिर्फ 2 ही है ना, आपको तो 2 और 5 दोनों चाहिए। अगर दोनों 5 दोनों नहीं मिल रहे हैं तो वो 0 आप ला ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी, ओके, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, मतलब जो प्रूफ करने को बोला है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो आपको एंड में लिख देना है देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर द विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कुछ खासा मुश्किल है नहीं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है जी, तो अब कुछ नहीं है, जहाँ पे पहले आपको 4n दे दिया गया था, यहाँ पे 6n दे दिया गया है, कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं 6n को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3n लिख सकता हूँ एक ही ब्रैकेट के अंदर। अब एक ब्रैकेट के अंदर लिख ले तो इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आईडी होती है पुरानी, अगर आपको याद हो 9th क्लास के बेसिक्स। तो बेसिकली आप 2n अलग अलग करके बांट सकते हो, एक ही लिखा हुआ है ना, एक ही के साथ 2 इंटू 3n करके होल क्यूब लेके, लेकिन होल स्क्वायर लेके, लेकिन आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो। 2 की पावर n लिख दो अलग से और 3 की पावर n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी लिख सकते हो। तो आपके अब जो फैक्टर क्या आ गया नीचे, एक 2 फैक्टर आ गया, एक 3 आ गया, लेकिन आपको तो 2 और 5 चाहिए, तो ये फिर से वही नहीं हो सकती, ये चीज़ फिर से पॉसिबल नहीं है। आपको 2 और 5 चाहिए, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से 2 मिल गया आपको, 2 और 3 मिल गया, 5 नहीं मिला, आपको 5 चाहिए। तो अब क्या करें भैया, तो अब जो है ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये वीडियो तो आई थिंक यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। नहीं, एक क्वेश्चन है अभी, हाँ जी ठीक है ठीक है जी, सॉरी, ये तो एक और क्वेश्चन है अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। यानी पहले आपको कह रहे हैं कि ये जो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आखिर में जो नंबर निकल के आएगा वो कॉम्पोजिट नंबर निकल के आएगा। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। यानी कॉम्पोजिट नंबर तो है, क्यों है ये बताओ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो इन जो नंबर्स को है ब्रैकेट में ले लो, आगे वाले नंबर को अलग से एक ब्रैकेट में लो, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 को एक ब्रैकेट में लिया, और बाद में जो एक 13 अलग से दिया हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिया। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि देखिए कैसे अलग अलग ब्रैकेट में ले लिया गया है इन्हें। ठीक है, फिर आप इनके अंदर 13 कॉमन लिख सकते हो, क्योंकि आगे वाले ब्रैकेट के अंदर भी एक 13 है और पीछे भी एक 13 है। 13 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 7 इंटू 11 मैंने रख लिया उसको, कोई बात नहीं। अब 13 तो एक ही था पीछे, आपने वो भी ले लिया उससे, तो बचा क्या 1। ठीक है,
अब 7 इंटू 11 77 हो जाता है, और 1 अगर उसमें ऐड कर दोगे तो 78 हो जाएगा। तो इसे आप 13 इंटू 78 लिख सकते हो। अब 78 को इन्होंने बाद में लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 आगे वाला सेम रहा, बाकी 78 को इन्होंने 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख दिया। ये कैसे लिखा अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यानी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं पता कि इसे कैसे तो मैं बता दूं, एलसीएम लिया है। 78 का एलसीएम लोगे तो इसके फैक्टर निकल के आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके जी। अब आखिर में जो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है, अगर इसको आप पूरा इसको कर लें तो 2 इंटू 3 इंटू तो अलग लिखेंगे, 13 दो बार है तो 13 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब इधर देखिए आंसर में क्या लिखा है, बिकॉज द गिवन नंबर हैज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब बेसिकली देखो, मेरे को यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जब आपको समझ में आएगा कि ये रामायण हमने क्यों करी। ठीक है जी। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसका एक 1 तो फैक्टर होता ही है, वो खुद भी होता है फैक्टर, और बाकी भी कुछ नंबर हो सकते हैं जो उसके फैक्टर हो सकते हैं। यानी एक तो वो खुद भी फैक्टर हो सकता है, एक 1 भी हो सकता है, और उससे भी और भी काफ़ी नंबर जो है फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो भी नंबर रहा होगा, ये जो भी नंबर इसका आप टोटल मारेंगे, पता नहीं क्या होगा नंबर, पता नहीं, लेकिन अगर इसका आप टोटल मारें तो 3 फैक्टर तो आपको नीचे अकेले ही दिख रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये 2, 3 और 13 ये तो ऑलरेडी फैक्टर है। तो अब ये नंबर का जब टोटल करोगे तो एक नंबर जो निकल के आएगा वो भी फैक्टर होगा और 1 भी फैक्टर होगा। तो 5 फैक्टर तो यहीं पे हाथों हाथ निकल के आ जाते हैं। 2, 3, 13 तो है ही जो हमने निकाला आखिर में, जो हमारा आंसर आया है। और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो एक नंबर वो भी निकल के आएगा, तो वो भी फैक्टर होगा, और 1 भी एक फैक्टर होगा। तो ये कॉम्पोजिट नंबर साबित हो जाता है कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसके बाद देखिए एंड में ये एचसीएफ और एलसीएम वाला है पेज। अगर ये भी क्वेश्चन आप करके देखना चाहते हैं, ये आप कर दीजिए, ये ऊपर का हिसाब छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर भी अगर बेसिक मैं बताना चाहूँ तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है किसी भी नंबर का, तो आप उसके जो है उसके फैक्टर बना लीजिए, और जो हाईएस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर आएगी वो उसका एचसीएफ होगा, क्योंकि एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर की होती है। ठीक है। तो ये वाला हिसाब छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये अगले लेक्चर में कराऊंगा, ये अभी तक के लिए इतना ही था। और अगर आप आखिरी के 2 क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं, फैक्टर्स निकाल के देखना चाहते हैं, वो आप ज़रूर से कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ओके। तो ये आप क्वेश्चन करके रख सकते हैं। ठीक है जी। ओके। तो अभी के लिए इतना ही। और इसको होमवर्क को ज़रूर से कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन करके ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी लेक्चर अपलोड होने के बाद। ठीक है जी। बाय।